हेलो बच्चों, जो मैं प्रश्न प्रतिदिन 30 प्रश्न मैंने कहा था कि मैं लेकर के आऊँगा, वो अलग अलग विषयों से होंगे। तो प्रत्येक संडे को मैं करंट अफेयर्स देने को सोचा हूँ कि वो निर्धारित रखूँगा। संडे के दिन सप्ताह भर में जो भी घटनाक्रम घटेंगी जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, और प्रीवियस में भी अगर कुछ घटनाएं जो मुझे लगेगी मैं उस सब में लेकर के 30 प्रश्न डालता रहूँगा। इस करंट अफेयर्स को आपको याद करते चलना है, तभी आप एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में अपने को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको पता नहीं चल पाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछ दिया था, हमेशा आप लोग सशंकित रहते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराता चलूँगा। अगर आप सुनते चलेंगे तो देखिए, ध्यान में रखिएगा, मैं एक प्रश्न कभी भी, मैं 30 प्रश्न जरूर दे रहा हूँ, लेकिन उसमें 30 में संभवतः 100 प्रश्न शामिल होंगे। डिस्कशन के दौरान मैं समझिए, एक तरह से मैं आपको 30 प्रश्न की तैयारी नहीं करा रहा हूँ। मैं 30 प्रश्न में जो तमाम जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो एक तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कम समय में आपको अधिक तैयारी, चूँकि दरोगा वगैरह में थोड़ी जल्दी करनी होती है तैयारी, बहुत विस्तार से नहीं जाना पड़ता। तो आप उसमें, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ ताकि आप उसमें समझ के साथ, ऐसा ना कि केवल आप आंसर मैं बोलूँ बी आप ध्यान में रखेंगे। मेरे एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न पर, किस देश द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? जो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उनको एक ट्रिब्यूट देते हुए बांग्लादेश ने युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने वाला राज्य कौन है? देखिए, ये बिहार होगा आंसर, इसमें सी होगा। बिहार ने इस वर्ष में लक्ष्य रखे थे कि मैं 2,50,00,000 पौधे लगाऊंगा, और लक्ष्य से कहीं ज्यादा 3.5 लाख के लगभग, 3.5 करोड़ के लगभग वृक्ष लगा दिए गए। और 15 अगस्त तक, आज के तक जो बातें थी 15 अगस्त तक, तो ये आंकड़े आएंगे और भी ज्यादा लग गए होंगे। तो हम लोगों ने लक्ष्य से कहीं ज्यादा वृक्षारोपण किया, और इसी को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने के लिए 9 अगस्त को किया। उस दिन मुख्यमंत्री ने आंकड़े जारी किए कि हम लोगों ने लक्ष्य से कितना ज़्यादा प्राप्त कर लिया। इसको पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, देश में पहली ऑनलाइन लोक अदालत प्रयोग कहाँ किया गया है? ऑनलाइन लोक अदालत, लोक अदालत के विषय में जानिए। लोक अदालत एक ऐसा अदालत होता है जब आपसी में दो सहमति के आधार पर, दोनों सहमति अगर होती है दो के बीच में, तभी लोग लोक अदालत में जाते हैं। ठीक है, आप पहली बार भी जा सकते हैं। अक्सर होता क्या कि बहुत दिनों तक अगर आप भाई भाई लड़ रहे हों और बिल्कुल परेशान हो गए हों, तो लोग कहते हैं कि भैया आप चलो अब लोक अदालत में चलते हैं। ध्यान में रखिए, सहमति से लोक अदालत में जाया जाता है। और लोक अदालत में अगर एक बार आप चले गए तो लोक अदालत के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। इसकी अपील कहीं नहीं की जा सकती है। ध्यान में रखिए, भारत में 2 ऐसे कोर्ट हैं जिनके विरुद्ध अपील आप नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और लोक अदालत। अपीलीय नहीं होता, अपीलेट नहीं होता है, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, मानना ही पड़ता है। अब इन्होंने ऑनलाइन लोक अदालत का प्रयोग किया, कहाँ? तो दिल्ली में। बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए। भारत का प्रथम राज्य जिसने स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटली शिक्षा में परिणत करने के लिए गूगल से साझेदारी की है, तो अब ये होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी अभी गूगल से साझेदारी की। ये कोविड-19 की वजह से ये डिजिटली शिक्षा की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। हर राज्य में ये शुरू हो रहा, लेकिन महाराष्ट्र ने गूगल से साझेदारी कर ली। तो पहला चूंकि राज्य है तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। 5वां, वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश में सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि करने वाला राज्य कौन था? अब देखिए, हमारे जो स्टेट है बिहार, ये जीडीपी ग्रोथ रेट में सबसे आगे रहा 19-20 में।
बिहार सबसे आगे रहा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। छठा, कोरोना कविता काल किसकी रचना है? अब देखिए, कोरोना के संबंध में साहित्यिक भी कहीं ना कहीं अपनी हो गई। कविता काल, कोरोना कविता काल नामक रचना भी लिख दी गई, और लिखा किसने? इम्पोर्टेंट है, PS श्रीधरन पिल्लई। ये कौन है? ये अभी मिजोरम के राज्यपाल हैं, ध्यान में रखिएगा, PS श्रीधरन पिल्लई। सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए 7वें प्रश्न पर। विश्व की सबसे लंबी और अत्याधुनिक ट्रैफिक टनल किस देश में बनाई जा रही है? अब ये जो है, ये बन रही है भारत में, और भारत में कहाँ बन रही है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अटल रोहतांग सुरंग नाम है इसका, टनल का। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है, अटल रोहतांग सुरंग, जो लेह और मनाली को जोड़ेगी। लेह से लेकर मनाली तक का ये अत्याधुनिक ट्रैफिक टनल है, ध्यान में रखिएगा। सब विश्व की सबसे लंबी होगी, तो भारत में होगी। डी इज द करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किन 2 शहरों को समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया गया? अब देखिए, ये ओपनिंग किया गया है, 2 शहरों को समुद्री ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी केबल, और वहां से दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 2 स्थान वो कौन होंगे? वो होंगे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर। बी इज द करेक्ट आंसर, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। 9वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की अवमानना का दोषी किस वकील एवं नेता को दोषी करार दिया गया? आप देखिए, ये अवमानना का दोषी माना गया और उनको दोष, उच्चतम न्यायालय ने दोषी करार दे दिया। अब इस पर सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, देखिए सजा कितनी होगी? 2000 रुपये इसमें कैपिटल पनिशमेंट है, और 6 महीने का जो है वो सजा है। सश्रम नहीं है, साधारण सजा है। लेकिन इसमें जो उत्तर होगा किनको बनाया गया? प्रशांत भूषण जी को। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल के अंदर पावर है अवमानना के विरुद्ध? आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में 2 बातें लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ठीक है, तथा उसकी अवमानना करने पर दंड का भागी होगा। मतलब जो अगर कोई अवमानना करता है तो दंड के भागी होंगे। प्रशांत भूषण पर भी यही आरोप लगे कि उन्होंने किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया जस्टिस पर। तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। 10वां, स्पुतनिक वी क्या है? ठीक है, मैंने चॉइस बनाए हैं कंफ्यूज कराने के लिए। कि मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा रूसी यान, चंद्रमा पर भेजा जाने वाला रूसी अंतरिक्ष यान, कोविड से सुरक्षित करने वाला पहला रूसी टीका, यही होगा आंसर। जो रूस ने पहला टीका दिया है, हालांकि वो भी अभी विवादास्पद है, क्योंकि अभी उस पर डॉक्टर अलेक्जेंडर कुशलिन हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के इथिक्स काउंसिल के सदस्य थे। उन्होंने कह दिया कि रूस ने बहुत पूरा परीक्षण पूरा किए बगैर इसको कर दिया है, तो उसने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। तो ये लगता है कि जल्दीबाजी कर दी रूस ने इस टीका को लाने में। अब क्या रिजल्टेंट निकलता है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसको ध्यान में रखिए, ये पहला चूंकि टीका के रूप में है, इसका नाम स्पुतनिक वी है। देखिए, स्पुतनिक से बहुत यान है, यान स्पुतनिक रूस के बहुत सारे यान हैं, और नाम स्पुतनिक है तो कंफ्यूजन हो सकता है, कई नाम दे दे। मान लिया कोविड का टीका का नाम क्या है, अब स्पुतनिक करके बहुत सारे नाम दे दे, उसमें वी होना चाहिए। वी से वायरस है, कोविड का वायरस है, स्पुतनिक वी, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। 11वां, वेस्ट बैंक को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद रहा है? अब देखिए, फिर से ये बहुत दिन से विवाद चल रहा है, और ये अभी चर्चा में फिर से आ गया। ये जो है वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो है विवाद चलता रहता है। ये जो क्षेत्र है 30 लाख लोग इसमें रहते हैं, जिसमें 86% फिलिस्तीनी लोग हैं और 14% इजराइल लोग रहते हैं। और विगत 30 वर्षों में क्या हुआ है कि इजराइल लोग जो हैं वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाया इन लोगों ने,
दुगनी कर दी है वहाँ कि जनसंख्या चूंकि इनका कम था, इसको बढ़ाया। तो इस फिलिस्तीन जो है इसको अपने वाले जो कब्जे में रखे हुए हैं वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी, इसी को लेकर के फिलिस्तीनी लोग जो है अपना देश बनाए हुए हैं। अब इसमें जो है इजराइल और यूएई के बीच में समझौता हो गया है और इसको लेकर के तमाम जितने लोग हैं अदर्स कंट्री जो हैं, जॉर्डन और इजराइल में भी हो गया, ये लोग भी मान्यता दे दिया। इसको लेकर के फिलिस्तीन नाराज है, बहुत खफा है। इस वजह से ये विवादास्पद बना हुआ, तो वेस्ट बैंक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्टअप नीति 2020 किस राज्य में लागू किया गया? ये पैंडेमिक सिचुएशन आने के बाद नई स्टार्टअप नीति बनाई, अब वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने। पहला उसी ने बनाया है अभी स्टार्टअप नीति, और इसके तहत उनकी है कि जो भी कोविड से प्रभावित लोग जो आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको फिर से नियोजित करना है, तो कई जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने कहा है कि आकर के यहाँ खोलिए, आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। और इसी के तहत उन्होंने किया क्या है, नया श्रम जो है वो एक्ट पारित किया है और उसके तहत तमाम चीज़ों पर उनके श्रमिक से संबंधित, अब देखिए काम के घंटे बढ़ा दिए उन्होंने। श्रमिक के लिए के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, लेकिन चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के दिमाग से रखें कि इंडस्ट्रीज के करके फिर से वो गतिशीलता लाने चाहते हैं। सरकार यही चाहती है कि फिर से औद्योगिक गतिशीलता बढ़े, जिससे कि लोगों को नियोजित किया जाए और उनको वेतन प्राप्त हो। तो इस उद्देश्य से 3 सालों के लिए ही किया गया कि इन 3 सालों में रिकवरी हो पाएगी। तो 3 सालों के लिए जो श्रम कानून है उसको स्थगित किया गया है कि वही श्रम कानून अभी से प्रभावी नहीं रहेगा और ये नई श्रम नीति के तहत कार्य के घंटे बढ़ाए गए। ठीक है, ये विवादास्पद है, चर्चा में इसलिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हागिया सोफिया म्यूजियम किस देश में स्थित है? ये तो आना ही आना है, निश्चित देखिएगा आने वाले एग्जाम्पल में ये जरूर आएगा, बहुत चर्चा में है। ये टर्की में है, तुर्की में है, और तुर्की के जो वर्तमान सरकार है, राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगन, इन्होंने 10 जुलाई 2020 में इसको इस म्यूजियम को पुनः जो है मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, नमाज के लिए खोल दिया है, ये चर्चा में है। ये पहले जो था जब जस्टियन की सरकार थी 573 में, रोमन साम्राज्य का इस पर अधिकार था, जस्टिनियन थे उस समय, उन्होंने इस चर्च का निर्माण किया था। ये पहले चर्च था। इसके बाद बजेंटियन लोग जो है, उस्मान बजेंटियन का आधिपत्य जब स्थापित हुआ, रोमन को वहाँ से विस्थापित किया उन्होंने, तो फिर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन बाद में चल करके फिर से रोमन साम्राज्य के सहयोग से कमाल अतातुर्क जो है वो तुर्की पर अधिकार स्थापित करते हैं। तो चूंकि उन पर पश्चिमी देश के लोगों ने जो ईसाइयत वाले थे उनका प्रभाव था, उनके सहयोग से उन्होंने किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि न मस्जिद रहेगा न ये चर्च होगा। उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इसको एक म्यूजियम के रूप में। बड़ा भव्य म्यूजियम था, इसके अंदर ऐसा कोई चर्च भी नहीं था जितना बड़ा भव्यता के साथ इसको बनाया गया था। बाद में चल करके जब कमाल अतातुर्क जो है बनाते हैं इसको चर्च के रूप में, ही चर्च चलता है। इसलिए देखिए इसका नाम आया सोफिया भी था। ठीक है, हागिया सोफिया नहीं था, आया सोफिया था। कहते हैं दोनों नामों से जाने जाते हैं। फिर अब देखिए इसको फिर से बना दिया गया, आपका कट्टरपंथी का शासन आया तो फिर से इन्होंने देखिए यहाँ पे मस्जिद का में उसको कन्वर्ट कर दिया। इस चर्चा में हागिया सोफिया, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा तुर्की, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आए 14वें प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? अब ये है हिमाचल प्रदेश में, और जो पुलिस स्टेशन का नाम है नादौन। ठीक है, याद रखिएगा नादौन। ठीक है, नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र को नकारने वाला प्रथम राज्य कौन है? अब देखिए ये त्रिभाषा सूत्र जो है राजीव गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। इसको नए स्वरूप में
नई शिक्षा नीति के तहत पेश किया गया, लेकिन इसको पहले ही अस्वीकार कर दिया, कहा कि अब ये इसको लागू नहीं करने देंगे। वह तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इडिपड्डी के पालन स्वामी, उन्होंने कहा कि मैं इसको लागू नहीं करूंगा, त्रिभाषा सूत्र को नहीं लागू करूंगा। त्रिभाषा सूत्र है क्या, ये भी समझ लीजिए। त्रिभाषा सूत्र है ये, चूंकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का कोई स्वीकारता नहीं मिली है अभी भी, इसलिए दक्षिण भारत के लोगों का सबसे ज़्यादा इस पर रहता है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना मिले, वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं। तो ये दक्षिण भारतीय जो भाषाएं हैं और हिंदी की जो भाषाएं हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं, इन दोनों के बीच में भाषाई स्तर पर सम्मिश्रण चाहते हैं। तो इसी त्रिभाषा सूत्र लाई गई कि हम लोगों को, उत्तर भारतीयों को, एक हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना है और एक अन्य भाषाएं पढ़नी है, कोई भी भाषाएं लेनी है जो आप पढ़ना है। जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं अधिकांश से ज़्यादा, तो आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दक्षिण भारत के लोगों को कहा कि आपको एक अपनी भाषा तमिल तेलुगु जो पढ़ रहे हैं सो पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, और एक आपको राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ना है। तो इस तरह से देखिएगा कि आप हिंदी को एक तरह से पढ़ लेंगे, अगर मैट्रिकुलेशन तक पढ़ लेंगे तो एक निश्चित रूप से एक समझ होगी, और आपस में एक हिंदी की समझ जब विकसित होगी तो उसको राष्ट्रभाषा स्वीकारने में मदद मिलेगी। तो एक कॉन्शसनेस बनेगा राष्ट्रभाषा के लिए, इसीलिए त्रिभाषा सूत्र लाया गया। ठीक है, राजीव गांधी जी के ने लाया था, फिर से इसको लाया गया। नेक्स्ट 16वां, एनजीटी ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर नारियल के पेड़ काटने पर रोक लगा दी। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो सब है लक्षद्वीप के ही द्वीप हैं, मिनिकॉय, कावारत्ती, और अति तो राजधानी है, अगत्ती और काले पानी। तो इसमें जो है एनजीटी ने अभी अभी किया ये केस चला, और उसके बाद एनजीटी ने उस पर समिति गठित की थी, रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं करना पड़ेगा। वहाँ का जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है और साथ साथ जो उनका फिशिंग और क्वायर बनाने के लिए कोकोनट फाइबर से क्वायर बनता है, उससे तमाम चीज़ें बनती जिसका वो लोग इन लोगों की इकोनॉमी चलती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते, और वो जो द्वीप है वो उसका नाम है अगत्ती, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, 16 का सी। अब आइए 17वें पर, इब्राहिम अलका जी का संबंध किस क्षेत्र से था। अभी अभी इनकी मृत्यु हुई, इब्राहिम अलका जी की अभी अभी मृत्यु हुई। ये बहुत बड़े रंगमंच के कलाकार थे। ठीक है, इब्राहिम अलका जी बड़े नाम है रंगमंच के, आधुनिक रंगमंच के भीष्म पितामह कहे जाते हैं इब्राहिम अलका जी। याद रखिएगा, आधुनिक भारतीय रंगमंच के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं इब्राहिम अलका जी। ठीक है, नेक्स्ट 18वां प्रश्न, अनिका वर्मा का संबंध किस खेल से है। ठीक है, ये अनिका वर्मा जी गोल्फ से संबंध रखती हैं। ये अमेरिकी महिला एमेच्योर चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला गोल्फर है अनिका वर्मा, गोल्फ में। ठीक है, 19वां प्रश्न, हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म को ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए, ऑस्कर की लाइब्रेरी में शामिल होने वाला भारत का पहला ये फिल्म है भारत का। इसके पहले ऑस्कर की लाइब्रेरी में शामिल होने वाला कोई फिल्म नहीं है, इसको हाल में ही शामिल किया गया, और उस फिल्म का नाम है मुगले आजम। भी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम हमेशा पढ़ाते रहता हूँ आप लोग को, मुगले आजम और मदर इंडिया के विषय में जरूर बताता हूँ दोनों। ये देखिए, मदर इंडिया भी ऑस्कर के लिए गई थी। ठीक है, और फिल्म फेयर तो तमाम जो अवार्ड तो मिले ही मिले, लेकिन ये मदर इंडिया भी गई। और मुगले आजम तो आप समझिए कि लैंडमार्क फिल्म है। आपको अगर कभी अकबर का रोल देखना हो तो उससे बेहतर किसी ने नहीं किया, वो पृथ्वीराज कपूर साहब ने किया। तो इस चीज़ को जरूर देखिए। ऑस्कर लाइब्रेरी में तो शामिल हो रहा है। अब भारत के अभी इस जनरेशन के बहुत लोग नहीं देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जरूर देखिए लैंडमार्क फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न, बिहार की किस योजना की प्रस्तुति G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, बिहार की योजना ये एग्जाम्सन में आएगा, बीपीएससी के एग्जाम्सन में या दरोगा के एग्जाम्सन में आना तय है।
G20 में भारत बिहार की कोई योजना है जिसकी वहाँ पर प्रस्तुति की जाएगी और उसको रिजल्टेंट दिखाया जाएगा कितना बढ़िया योजना है, और उस योजना का नाम है हर घर जल नल योजना। ठीक है, ये सी इज द करेक्ट आंसर। अभी चल रही है ये योजना। ठीक है, पानी संकट पर, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया पानी संकट पर, वो जरूर देखिए। उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे बिहार से संबंधित, वो मैंने PDF भी डाला है। वो सब आप लोग देखते नहीं हो, ये दिक्कत है। यही सब आ जाएगा एग्जामिनेशन में, इसकी विस्तृत पूरी योजना को मैंने डाला है, तो आप उसको जरूर देखिए। 21, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना किस राज्य में हुई है? ठीक है, तो इसमें आंसर होगा गुजरात। गुजरात में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट, अभी चर्चा में है क्या आ सकता है, राम मंदिर बनेगा तो क्या आ सकता है? ठीक है, GS में क्या आ सकता है? राम मंदिर का ठीक है, वो तिथि आ सकती है कि किस दिन हुआ, 5 तारीख को हुआ, 5 अगस्त को उसका शिलान्यास हुआ तो पूछा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा कि ये विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बनेगी भगवान राम की, तो किस मूर्तिकार द्वारा बनाई जा रही है, ये GS का प्रश्न हो जाएगा। तो वो हैं हमारे सबसे बड़े वर्तमान में मूर्तिकार के रूप में है राम सुतार। 22 का A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? देखिए, ये कोविड के बाद ये योजना शुरू हुई है, और तमाम जो कोविड-19 के कारण जो सैनिक घर से लौट अपने घर वापस आ गए हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये 12 मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 12 मंत्रालय की एकीकृत योजना है, और 20 जून 2020 को शुभारंभ किया गया। 20 जून याद रखिएगा, 20 जून 2020 को इसका शुभारंभ हुआ। इसमें जो बजट है इसका 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है। 50,000 करोड़, सब इम्पोर्टेंट है। कहाँ से शुरू हुआ ये इम्पोर्टेंट है, और बिहार में BPSC में आना तय है, BPT में आना तय है। ध्यान जान रखिएगा, खगड़िया के तेलिहार गांव, खगड़िया के तेलिहार गांव, याद रखिए गांव का नाम भी तेलिहार गांव। तो इसका D इज द करेक्ट आंसर। मैंने केवल जिला दिया है खगड़िया, आप गांव भी याद रखें, खगड़िया के तेलिहार गांव। अब 24वां प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनः अस्थायी सदस्य बना है। ठीक है, इस प्रकार अब तक कितने बार इसको सदस्य बनाया गया? ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि अब तक इसको 8 बार, यानी पहले 7 बार बन चुका है, ये 8वां बार है, यानी कि 8वें बार ये सदस्य बनाया गया। पहला जो 50, 51 में, 67, 68 में, 72, 73 में, 77, 78 में, 84, 85, 91, 92, 2011, 12 और 2021, 22। ठीक है, तो ये 8 बार सदस्य बना है। कुल मिलाकर के अगर देखें सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, इस 5 अस्थायी में चीन, फ्रांस, रूस, USA और UK, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। ठीक है, नेक्स्ट 25वां प्रश्न, खोलोगंछी पन बिजली परियोजना, खोलोगंछू पन बिजली परियोजना किन 2 राष्ट्रों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, तो भारत और भूटान ने 5 पन बिजली संयुक्त परियोजना पर हस्ताक्षर किए, समझौते किए हैं, जिसमें से एक खोलोगंछू पन बिजली परियोजना है जो 600 मेगावाट की है, जो खोलोगंछू नदी है उस पर ही ये बन रही है। ये भूटान के त्रास यांसे जिले में होगा ये परियोजना। तो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार के किस स्थान पर स्थापित की गई है? ठीक है, ये डॉल्फिन जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और डॉल्फिन जो है पटना में, गंगा में, खासकर गंगा और भागलपुर के इलाके में बहुत ज़्यादा डॉल्फिन जो है, इसकी संख्या भी बढ़ी है। और एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि जब कोविड लॉकडाउन हुआ
तो लॉकडाउन से गंगा बहुत साफ हुई और इसमें इस दौरान डॉल्फिनों की संख्या भी बढ़ी गई बताई जाती है, इस पर गुड इम्पैक्ट पड़ा। तो ये जो बन रहा है ये वेधशाला डॉल्फिन का बना है, वो है भागलपुर में, विक्रमशिला। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आए, फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 का आयोजन संयुक्त रूप से कौन करेगा? और ये संयुक्त रूप से जो करने वाला देश है वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। और ये एक निर्णय लिया गया, पहले ये 4-4 साल पर होता था, अब ये 2-2 साल पर ये टूर्नामेंट होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट, कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक। अब देखिए कोविड-19 से क्या प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा जो है वो एंटीबॉडीज जब बनता है बॉडी में तो उसको निकाल करके प्लाज्मा से चिकित्सा हो रही है कि उसके एंटीबॉडीज को डाल करके चिकित्सा की जा सकती है। तो इस तरह से प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया, वो नई दिल्ली में। पहला ए इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य द्वारा गौ वध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई? अब ये अध्यादेश के जरिए ये नया गौ वध निवारण संशोधन अध्यादेश जारी किया, कानून बनाया। गोकशी के लिए जो दोषी पाए जाएंगे उस पर ज्यादा कड़ी सजा दे दी गई है। ये 10 साल की सजा होगी और 5 लाख जुर्माना होगा, और अगर दोबारा किए तो और ज्यादा मिल सकती है सजा। और अगर ये भी नहीं, अगर आप गाय को भोजन और पानी देने में कहीं आपने निग्लिजेंसी बरती और ये प्रूव हो गया तो 1 साल तक की से 7 साल तक की आपको सजा और 3 लाख तक का जुर्माना ये उत्तर प्रदेश ने किया, ठीक है। तो ये गौवध को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बहुत प्रयासरत हैं, तो इन्होंने बहुत कठोर कानून बनाया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य ने हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? ठीक है, तो ये मिजोरम है। मिजोरम के जो मिजो नेशनल फ्रंट सरकार है उसने ये खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न हुए बेटा जो करंट अफेयर्स के हुए। मैं करंट अफेयर्स को हमेशा लेकर के आऊँगा, आपको हर संडे को करंट अफेयर्स मिलेगा और इसको आप बढ़िया से याद करें, 30-30 करके लेते चलें तो एग्जाम में आपको बिल्कुल कोई संकट नहीं होगा। मैं हर एक एस्पेक्ट में को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से कह रहा हूं कि अगर ये आपको कुछ और सजेशंस देना हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके सजेशंस को देखूंगा और उसमें और अभिवृद्धि करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि इसको जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना एक्सपेक्ट कीजिए। और इसको अगर आपको अच्छा लगता है मेरा प्रश्न तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।